गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल सुरक्षा वर्स। आज तक हम लोग ने फिजिक्स के लेक्चर में जो जो कंसेप्ट क्लियर किए हैं उस पर न्यूमेरिकल भी बनाए हैं और धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती गई है। तो आज हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों लोगों को भी इस इनिशिएटिव का फ़ायदा मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक अब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या पढ़ा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या समझा कि कोई मेरा सोर्स चार्ज स्पेस में है, उस वो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करेगा और उस फील्ड के कारण मेरा अगर कोई भी उस फील्ड सराउंडिंग में कोई अगर दूसरा टेस्ट चार्ज, कोई स्मॉल क्यू या कोई भी दूसरा चार्ज अगर उस फील्ड में आता है तो क्या वो चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आ रहा है? तो कोई मेरा सोर्स चार्ज के कारण कोई चार्ज उसके सराउंडिंग में आ रहा है तो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इससे हम लोग ने एक इक्वेशन ड्राइव किया था। क्या किया था? एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। एफ इक्वल्स टू क्या ड्राइव किया था? एफ इक्वल्स टू क्यू यू इंटू ई, ये हमने ड्राइव किया। फिर यहाँ से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला? के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल क्यू क्या है? मेरा सोर्स चार्ज था। ठीक है, सोर्स चार्ज था। हमने ये इक्वेशन डिराइव किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिर हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या समझा कि कोई भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, कोई भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, इस पर मैं जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट, तो ये टेंजेंट मेरा क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़ी? पहला प्रॉपर्टी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दो इंटरसेक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा? दो डायरेक्शन निकल जाएगा। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा क्या समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज का मेरा जो सरफेस रहेगा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो फिर मैंने ये भी बताया कि अगर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो हम लोग दो कंपोनेंट लेंगे उसका। तो एक हो जाएगा ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। फिर हर पॉइंट पर अगर हम लोग कंपोनेंट लेते चले जाएंगे तो ई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? रोटेटिंग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मेरा चार्ज क्या हो जाएगा? रोटेट करने लग जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा? टाइम के साथ अगर चार्ज मेरा चेंज हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? करंट फ्लो करने लग जाएगा। तो ऐसा मेरा अगर कोई, मैंने बताया था कि अगर कोई मेरा कंडक्टर ऐसे ज़मीन पे पड़ा हुआ है इसमें, तो करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो कब करेगा? जब उसमें सप्लाई वोल्टेज देते हैं। ठीक है, तो मैं जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊँगा तो यहाँ पर अच्छी तरीके से बताऊँगा कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन अभी तक इतना के लिए आप समझिए कि जो मेरा कंडक्टर अगर ज़मीन पे पड़ा हुआ है तो उसमें कोई करंट होता नहीं है। तो क्या होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर में होता है। मेरा चार्ज क्या होता है? रेस्ट में होता है। ठीक है, चार्ज में कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। एक ये पॉइंट बनाया था। फिर दूसरा पॉइंट बताया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और उसके पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक है, फिर मैंने एक बताया था, चौथा पॉइंट बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? किसी भी पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। ठीक है, किसी भी पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। ठीक है, तो यही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी बताया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बताया था कि आज से कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो ठीक है, आज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो कोई अपना एक सरफेस लेते हैं। ठीक है, कोई सरफेस लेते हैं, जैसे ये मेरा सरफेस है। ये सरफेस पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कुछ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उससे निकल रही होगी, कुछ कहीं पे चार्ज होगा, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे भी निकल रही होगी और मेरा फ्लक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस से होता है। तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन जो एंगल दिया हुआ है, जितना एंगल में इलेक्ट्रिक मेरा ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ एंगल से वो निकल रही है।
तो वो क्या होता है मेरा, उस एंगल को जब हम कंसीडर करते हैं तो मेरा फ्लक्स का इक्वेशन निकलता है। कैसे निकलता है समझते हैं। जैसे ये मेरा कोई सरफेस है, ये क्या है मेरा सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस से मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस सरफेस से पे मैं, ये मेरा ये सरफेस है, इस सेम ये सरफेस से मैं अगर अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी निकालूं या सरफेस वेक्टर भी निकालूं, सरफेस वेक्टर क्या होगा इसका, सरफेस वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। सरफेस वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन। हाँ, अगर आपको वेक्टर में डाउट हो रहा है, अगर वेक्टर का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक वेक्टर का भी अच्छी तरीके से लेक्चर चाहिए, मतलब पूरा जीरो टू हीरो बनने के लिए, ठीक है। तो मैं अगर 50 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं वेक्टर का भी अच्छे तरीके से लेक्चर बना के आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, तो सारा मैं कंसेप्ट वेक्टर में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं, मेरा एम है आज 50 लाइक्स का, ठीक है। तो 50 लाइक हो जाएगा, मैं वेक्टर का कंसेप्ट आपको एक लेक्चर अच्छी तरीके से बना के दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ये दिया हुआ है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर का मैं निकालूंगा तो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, एस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मतलब क्या होगा मेरा यहाँ पर ई और मेरा सरफेस वेक्टर दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। समझ में आ रहा है, ई और सरफेस वेक्टर दोनों पैरेलल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। जैसे ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया प्लेन ऑफ द सरफेस, इससे मेरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, ठीक है। इससे मेरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है परपेंड सरफेस के परपेंडिकुलर से, तो मेरा क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। समझ में आ रहा है। तो तो हम यही बोल सकते हैं ना कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और जो मेरा सरफेस वेक्टर है दोनों सेम ही हो सकता है। सरफेस वेक्टर क्या होता है, वो भी नॉर्मल टू द प्लेन, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रहा होगा, मतलब सरफेस वेक्टर के पैरेलल जा रहा होगा, तो वो क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन, पासिंग परपेंडिकुलर, ये हमारा सरफेस है, पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिर्फ परपेंडिकुलर टू द प्लेन जाए, जो सिर्फ परपेंडिकुलर टू द प्लेन जाए, वो क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये इसका एक इक्वेशन आता है, हम लोग फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई का आता है ई डॉट डी एस। वेक्टर में आता है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को जब हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा है कि अगर हम, थीटा एंगल मैंने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे थीटा निकालना सिखाया। तो थीटा कैसे मैं बताया था, कोई दो वेक्टर को कोई दो वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे, कोई दो वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट करेंगे, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा सो क्या होगा, मेरा एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा मेरा एंगल क्या होगा, यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मेरा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस मतलब जो सरफेस का जो नॉर्मल है, उन दोनों के बीच में जो एंगल निकलेगा वो क्या होता है, मेरा थीटा एंगल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे मेरा यहाँ से समझिए, जैसे मेरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल टू द प्लेन ऐसे है, नॉर्मल टू द प्लेन ऐसे है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो थीटा निकलेगा वो क्या हो जाएगा मेरा, ये थीटा क्या हो जाएगा, ई और एस के बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ई और एस के बीच का एंगल हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, ठीक है। और डीएस मतलब समझ रहे हैं, डीएस क्या होता है, डीएस होता है जैसे ये कोई सरफेस, डीएस निकालते कैसे हैं, जैसे ये पूरा पूरा मेरा सरफेस जो है इसमें कुछ स्मॉल एलिमेंट हम कट कर लेंगे, कुछ स्मॉल एलिमेंट हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। और इस स्मॉल एलिमेंट में हम देखेंगे कि इस स्मॉल एलिमेंट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रहा है, और मेरा इस नॉर्मल तो इसका नॉर्मल ही होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ पर इस स्मॉल लाइन पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन क्या है, फिर दोनों के बीच में एंगल, एंगल जितना दिया हुआ रहेगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, मतलब सरफेस के प्लेन से जो भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास कर रहा है वो क्या होता है, मेरा फ्लक्स होता है, फ्लक्स होता है, ठीक है। तो मतलब क्या, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर सरफेस के पैरेलल हो जाए तो क्या होता है, मेरा फ्लक्स हो गया, ठीक है। सरफेस के पैरेलल
जैसे ये सरफेस के पैरेलल हो गया, मतलब क्या होगा, सरफेस तो परपेंडिकुलर ही है ना, सरफेस परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या हो गया, कॉस थीटा का थीटा एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो क्या होगा, ई और ई इंटू ए सी क्या मेरा हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। अगर थीटा कुछ एंगल पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है, तो फिर वहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, अपना फ्लक्स निकालेंगे इस फॉर्मूला से। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। जैसे ये केस वन दिया हुआ, यहाँ पर देखिए ये सरफेस दिया हुआ है मेरा, ये सरफेस दिया हुआ है, ये मेरा क्या है, सरफेस है। इस पे क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है। और यहाँ से अगर हम नॉर्मल निकालूंगा, नॉर्मल निकालूंगा, जैसे ये समझ लीजिए ये सरफेस कुछ ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मैं नॉर्मल निकालूंगा, तो नॉर्मल क्या निकलेगा, इसी डायरेक्शन में निकलेगा। ऐसे तो निकलेगा नहीं, ऐसे कुछ एंगल हो जाएगा, ऐसे ये पैरेलल हो जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर परपेंडिकुलर में सरफेस वेक्टर लूँ तो क्या हो जाएगा, ये एस। तो अपना फार्मूला से अगर निकालूंगा मैं फ्लक्स, तो क्या है, किसी छोटा एंगल छोटा ले लेता हूँ मैं, डी एस, ये क्या हो गया मेरा, डी एस। तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा मेरा क्या है, दोनों ई और एस के एंगल क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एस इस डायरेक्शन में, ई और एस दोनों के बीच में एंगल क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री। तो फाई क्या हो जाएगा मेरा, सीधे अगर मैं कर दूंगा तो ई एस, ई डॉट डी एस, ये डी एस। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये छोटा सा एंगल डी फाई निकाला हूँ। तो जब बड़ा निकल, जब पूरा फाई निकालना तो क्या होता है, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ई डॉट डी एस, सिर्फ डी एस। समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जब मैथ में पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, तो आपका सारा क्लियर डाउट वहाँ क्लियर हो जाता है। इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, जैसे आपको बहुत सारा लंबा लाइन दिया हुआ है, ये लंबा लाइन दिया हुआ है, इतना का हर पॉइंट का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्लक्स निकालना पॉसिबल नहीं है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा कट कर लेंगे। ये माने चलो ये रास्ता ए से बी की तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा सरफेस कट कर लेंगे। अब कट कर लेंगे, कट कर लेने के बाद क्या करेंगे, ये सरफेस का क्या हो जाएगा, ये डीएस हो जाएगा। ये डीएस हो गया, सरफेस पूरा सरफेस है उसका, मैंने छोटा पार्ट कट कर लिया, क्या, डीएस। मतलब डीएस क्या होता है, छोटा सा पार्ट है डीएस, मतलब डिफरेंशियल, डिफरेंशियल बोलते हैं, डिफरेंशियल में आ गया टर्म, डेरिवेटिव टर्म में। तो डीएस आ गया, यहाँ पे छोटा सा कट कर लिया। अब ये डीएस को मैं ए से बी तक इंटीग्रेट कर लूँ, मतलब छोटा सा कट करके उसको इंटीग्रेट करके मतलब पूरा निकल जाएगा मेरा, समझ रहे हैं। अगर डिफ्रेंशिएट करता है तो बड़ा टर्म को लेकर हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो छोटा निकलता है। इंटीग्रेट क्या होता है, जब छोटा टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो बड़ा टर्म निकलता है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं डी पूरा सरफेस ए टू बी में मेरा कितना आएगा, तो मैं इसको करूँगा, पूरा सरफेस मेरा कितना आएगा, ए से बी तक में मेरा जितना भी डी एस होगा वो क्या होता है, मेरा पूरा सरफेस दे देगा। और इंटीग्रेस कहाँ से करना है, ए से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है हमको। तो ये पूरा सरफेस का मुझे पूरा मेरा सरफेस निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो पता चल जाएगा कि सरफेस में मेरा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब छोटा सा पॉइंट लेना है, उसको पूरा इंटीग्रेट कर देना है, मैं पूरा सरफेस का मुझे निकल जाएगा। ठीक है, आगे ये कंसेप्ट आपको बहुत बहुत बार यूज होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सरफेस और ये सब समझ में नहीं आ रहा, वेक्टर प्रोडक्ट और वेक्टर क्या कैसे लेते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वेक्टर का अच्छे तरीके से चैप्टर टॉपिक बना कर आपको भेज दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो वेक्टर आपका पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये केस नंबर समझ में आ गया। दूसरा चलते हैं केस टू। केस टू में देखिए क्या हो रहा है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ एंगल पर दिया हुआ है। सरफेस तो क्या है, सरफेस हमेशा नॉर्मल है, ये सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है। पर सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सरफेस क्या है मेरा, सरफेस वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एंगल से जा रही है। तो यहाँ पर मेरा फ्लक्स क्या निकलेगा, यहाँ जाई, फ्लक्स को जाई भी को बोलते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, फाई पढ़ेंगे। ठीक है, इस जाई भी बोलते हैं और फाई भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है। जाई और आई दोनों फाई क्या है, दोनों सेम है। तो फ्लक्स क्या निकाला, मैंने क्या बोला था, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डॉट एस, फिर यहाँ पे एंगल कितना है मेरा, अगर डॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, थीटा यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थीटा कुछ वैल्यू नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी इसलिए भी बोलते हैं कि जो भी मेरा डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरा, इच स्केलर क्वांटिटी। ये सारा अगर आपका वेक्टर, वेक्टर का अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट नहीं पता है,
तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं वेक्टर का एक लेक्चर बना के दे दूँगा, तो आप लोगों का सारा वेक्टर के रिलेटेड जितने डाउट आ रहे हैं सब क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? बस मेरा एक ही आस्क है 50 लाइक्स, ठीक है? अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं। जैसे मैंने ये क्यूब लिया है, ठीक है? ये क्यूब लिया है तो क्यूब को देखिए, क्यूब में जैसे ये क्यूब है मेरा, क्यूब है। तो क्यूब में कोई क्यूब आप जब क्यूबिकल सॉल्व करते हैं ना, रूबिक्स क्यूब, तो रूबिक्स क्यूब अपने हाथ में रखिए, देखिए उसमें कितने साइड होते हैं। तो उसमें टोटल 6 साइड होते हैं। या फिर आप लूडो खेलते हैं, लूडो का जो हम लोग गोटी यूज करते हैं, तो उसको भी हम थ्रो करते हैं, तो उसमें कितने पॉसिबिलिटी है, इधर 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटी है, मतलब 6 साइड है। तो क्या होता है, मेरा क्यूब होता है। तो क्यूब में टोटल कितने साइड है, 6 साइड है। तो पहला साइड क्या हो गया मेरा, पहला साइड हो गया, पहला साइड ये ऊपर वाला साइड, टॉप वाला साइड। दूसरा साइड हो गया पीछे वाला साइड, ये साइड। जब इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे, तो ये वाला साइड मेरा क्या हो गया, एक राइट साइड हो गया। ये क्या हो गया मेरा, राइट साइड। और ये साइड मेरा क्या हो गया, आगे वाला फ्रंट। मतलब ऐसे होता है ना लूडो में, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या हो गया, एक टॉप हो गया, बॉटम हो गया, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। समझ में आ रहा है, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम फ्रंट बैक राइट लेफ्ट, टॉप बॉटम फ्रंट बैक राइट लेफ्ट। समझ में आ रहा है, टोटल 6 साइड हो गए। तो हम लोग हर साइड पर देखेंगे कि मेरा फ्लक्स क्या क्या है। तो पहले ये साइड ले लेते हैं, ऊपर वाला। एक साइड को समझ जाएंगे, एक साइड को समझ जाएंगे तो बाकी सारा मेरा इजिली हो जाएगा। तो ये मेरा जो ऊपर वाला साइड है, इस पर मेरा एरिया वेक्टर क्या आएगा, एरिया वेक्टर आएगा ऊपर की तरफ। एरिया वेक्टर जो टॉप वाला, एक लूडो का गोटी लीजिए घर में अगर होगा तो, या फिर कोई कुछ भी जिसमें 6 साइड हो वैसा कुछ लीजिए, वैसा कुछ लीजिए। आपका क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक, मतलब ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा मेरा, ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, ये सरफेस वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एंगल मेरा कितना निकल रहा है, अगर इस सही से देखें तो एंगल कितना मेरा निकल रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना निकल रहा है, 90 डिग्री। तो अगर यहाँ से मैं अपना पहला इस केस लूंगा, केस 1 क्या, टॉप, टॉप ऑफ क्यूब, टॉप ऑफ क्यूब। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ये क्या है मेरा, गिवन है। लेकिन जब मैं ऊपर इसे सरफेस वेक्टर निकाल रहा हूँ तो क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या निकल रहा है, ये परपेंडिकुलर ऐसे निकल रहा है। ये क्या हो गया मेरा, सरफेस वेक्टर। दोनों के बीच में क्या आ गया, ये 90 डिग्री। देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश करिए। जैसे ये क्या है, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये क्या हो गया, एरिया। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है मेरा, 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल पे बन रहा है, तो क्या होगा, 90 डिग्री। फ्लक्स से हम लोग ने क्या डिराइव किया था, ई डॉट एस, फिर क्या, कॉस थीटा। या फिर डी एस भी ले सकते हैं अगर स्मॉल लेंथ का, लेकिन यहाँ पे स्मॉल लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को पूरा सरफेस का नहीं निकालना है, हर एक पॉइंट पे निकालते जाना है। ठीक है, तो फाई क्या आ जाएगा मेरा, ई एस कॉस 90। दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, टेल टू टेल कनेक्टेड है ना। एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फाई क्या हो जाएगा मेरा, 0। कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 0। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2। कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 होता है 1/√2। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2। कॉस 90 कितना होता है, 0। कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 होता है मेरा -√3/2। कॉस 150 कितना होता है, -1/2। और कॉस 180 कितना होता है, -1। ठीक है, ये आप याद करिएगा तो बहुत ही यूजफुल होगा। ये मुझे याद है, क्यों याद है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया हूँ इस चीज़ का। तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठता चला जाएगा। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में साइकिल चलाना चालू करते हैं, साइकिल चलाना चालू करते हैं तो पहला अटेम्प्ट में नहीं होता है, दूसरा अटेम्प्ट में नहीं चलता है, तीसरा अटेम्प्ट में। लेकिन आप प्रैक्टिस करते जाते हो, एक दिन ऐसा आता है कि आपसे साइकिल चलने लग जाता है। तो क्यों चलने लग जाता है, कि सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो ये गलत हो रहा है। तो आपको धीरे धीरे अपने आप वो सही होता चला जाता है। तो फिर क्या होता है, आप वो चीज़ सीख लेते हैं।
ठीक है। जब इसीलिए आप जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा, आप जल्दी जल्दी कर कर भी लेंगे और गलती भी आपसे कम होगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना ही एग्जाम को अच्छे से निकालने का एक थंब रूल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये टॉप निकल गया। अब बॉटम का सिमिलरली बॉटम का भी क्या होगा, केस टू बॉटम का निकालते हैं। बॉटम का आप लोग ट्राई करेंगे क्या? बॉटम का देखिए, बॉटम क्या होगा, बॉटम नीचे वाला पार्ट हो गया। नीचे वाला पार्ट में क्या है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो बॉटम वाले पार्ट में मेरा क्या ये आ रहा है, एरिया वेक्टर ये है नॉर्मल। तो अभी भी कितना मेरा एंगल ये बनाएगा, ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मेरा थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी मेरा फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स आएगा ई डॉट एस कॉस 90 डिग्री। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा मेरा, 0। ठीक है। जब भी डी एस, देखिए मैं यहाँ पर एस लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे डी एस का जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा एंगल से पता चल जा रहा है। डी एस कब लेने के लिए मैं बताया, जब छोटा किसी पार्ट को लेकर मुझे पूरा बड़ा का पता करना है। ठीक है, तो जब बड़ा सरफेस दिया हुआ है तो बड़ा का हर पॉइंट पर क्या क्या वैल्यू आएगा तो फाइंड करना डिफिकल्ट होता है ना। तो मैं किसी छोटा पार्ट को ले लेता हूँ और फिर मतलब छोटा पार्ट करने का मतलब है जैसे हम मॉल में जाते हैं परफ्यूम खरीदने के लिए, तो परफ्यूम खरीदने के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या रहता है, परफ्यूम वाला एक सैंपल रखे हुए रहता है सैंपल के लिए। तो क्या करते हैं, छोटा सा हम लोग सैंपल लेते हैं, स्मेल करते हैं, तो फिर पता चल जाता है हाँ ये परफ्यूम सही है। तो मतलब छोटा सा सैंपल लेके हम लोग बता देते हैं कि ये परफ्यूम पूरा सही है। तो इंटीग्रेशन में भी वैसा ही होता है, हम लोग छोटा सा एक सैंपल लेते हैं पूरा सरफेस का, छोटा सा सैंपल लेंगे और फिर वो पूरे पूरे सरफेस जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है जहाँ तक वो खत्म हो रहा है, टोटल में अगर हम लोग उस पार्ट को इंटीग्रेट कर दें तो हम लोग क्या निकल जाएगा, पूरा पूरा वो सरफेस का हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे मैं एस लिख रहा हूँ, डी एस नहीं लिख रहा हूँ। डी एस कब लिखूंगा, जब मुझे पूरा का पता करना है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट पार्ट में जब मैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पर मैं यूज करूँगा छोटा वाला लेकर। ठीक है, क्योंकि छोटा लेंगे क्योंकि लाइन चार्ज जब इन्फिनिटी का बताना रहेगा, या बड़ा लाइन चार्ज जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो वो सब चीज़ में समझाना है, तो हमें छोटा लेकर इंटीग्रेट करके बड़ा तक पहुंचूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे और आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से हजम होगी और अंदर आप एब्जॉर्व कर पाएंगे मेरी सारी बातों को। ठीक है, चलिए आप केस 3, 3 केस मैं बताऊंगा, 3 केस आप बनाना। ठीक है, मैं ले लेता हूँ कौन सा साइड, ये लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, ये वाला साइड, ये वाला साइड में देखेंगे तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये क्या है, मेरा एरिया वेक्टर है। ये क्या है, मेरा एरिया वेक्टर है। दोनों क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में आ रहा है, मेरा एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में आ रहा है। एरिया वेक्टर क्या है, मतलब जो राइट साइड है उसका सरफेस का ऐसा दिख रहा है, उधर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और सरफेस वेक्टर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा कितना है मेरा, 0 डिग्री है। तो फाई क्या निकल जाएगा, फाई निकल जाएगा ई एस कॉस 0। तो कितना आ जाएगा, कॉस 0 मैंने क्या बताया, कॉस 0 क्या बताया, 1। तो क्या हो जाएगा, फाई, फाई क्या हो जाएगा मेरा, ई एस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ से एक आपको कॉस का डायग्राम बता देता हूँ। कॉस का वेवफॉर्म क्या होता है, कॉस का वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे जाके इसका पीरियड होता है, फिर यहाँ से ये रिपीट करता है, सेम ये ऐसा रिपीट करेगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताऊंगा तो वहाँ पे ये सब चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 0 पे कितना होता है, ये 1 होता है। 90 डिग्री पे कितना होता है, ये 0 होता है। फिर ये 180 डिग्री हो जाता है और ये कितना हो जाता है, 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये फिर से 0 हो जाएगा। कॉस 180 कितना होता है, -1। समझ में आ गया। यहाँ तक हो गया। तीन 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 केस मैंने बताया, 3 केस आप बताना कमेंट सेक्शन में कौन कौन से केस। केस 4 में लेफ्ट साइड, मतलब क्यूब का इस साइड वाला पार्ट, लेफ्ट साइड। केस 5 राइट साइड, राइट साइड तो मैंने बता दिया। लेफ्ट साइड हो गया फ्रंट साइड, मतलब सामने वाला फ्रंट साइड। और केस 6 बैक साइड।
मतलब कौन-कौन साइड आपको बताना है? जैसे ये क्यूब का सामने वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो सामने की तरफ है, ठीक है? ये वाला पार्ट, जैसे ये क्यूब का मेरा सामने वाला पार्ट है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है? एरिया वेक्टर आएगा मेरे इस डायरेक्शन में आएगा। एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है। एंगल क्या होगा यहाँ पर? 90 डिग्री। सिमिलरली बैक साइड में क्या आएगा? मेरा 90 डिग्री आएगा, ठीक है? तो 3 केस आपको बताना है, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है? आई होप कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में अच्छी तरीके से आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड माय एम इज स्टिल 50 लाइक्स, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन, सपोज द सरफेस इज गिवन एज, कुछ मेरा सरफेस इस प्रकार दिया हुआ है, ये मेरा क्या है? सरफेस दिया हुआ है, ठीक है? और इसमें क्या बोल रहा है मेरा? पिंक लाइन क्या है मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। पिंक लाइन क्या जा रहा है? ये मेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये मेरा सरफेस वेक्टर जो ऐसे इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, वो भी दिया हुआ है। और ये एक बना रहा है एंगल कितना? 60 डिग्री बना रहा है। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ऐसे जा रहा है, तो वो कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है? मेरे 2 केस दिए हुए हैं, केस यहाँ पर 2 दिए हुए हैं। यहाँ पर डी लिखा हुआ है, डी डी मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग, मैंने जितना बताया आपको फ्री स्पेस में बताया, फ्री स्पेस में तो क्या हो जाता है मेरा? एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन वही कोई मीडियम में दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा चार्ज मतलब कहाँ पे दिया हुआ? पानी में दिया हुआ है, या कुछ दूसरे मीडियम में दिया हुआ, फ्री स्पेस में नहीं दिया हुआ, एयर में नहीं दिया हुआ। उस केस में मेरा ई का फॉर्मूला आ जाता है। के को हम लोग क्या जानते हैं? के क्या होता है मेरा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई मीडियम दे दे तो के क्या हो जाता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाता है। फिर यहाँ क्यू वन आर स्क्वायर। तो डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई टोटल को क्या लिखते हैं हम लोग? एप्सिलॉन लिखते हैं। तो डी क्या हो जाता है मेरा? एप्सिलॉन ई। समझ में आ गया? डी क्या होता है? एप्सिलॉन ई। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। समझ में आ रहा है? तो मतलब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है मेरा? परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन आर क्या है मेरा? एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी इन मीडियम। और एप्सिलॉन क्या है मेरा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब क्या होता है कि मतलब किस रेट से मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पेनिट्रेट कर सके किसी सरफेस को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमिटिविटी होती है। एट व्हाट रेट माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पेनिट्रेट एनी सरफेस इज कॉल्ड परमिटिविटी, ठीक है? तो परमिटिविटी हो गया। अब अपना यहाँ से फॉर्मूला, इसमें कितने केस निकलेंगे? एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा सरफेस लाइन को 60 डिग्री पे कट कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 30 डिग्री पे कट कर रहा है, और मेरे यहाँ डी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है? डी का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं सीधे ले लेता हूँ क्या? मेरा फ्लक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर? डी डॉट एस कॉस थीटा। डॉट नहीं लेंगे तो डी एस कॉस थीटा, ठीक है? तो पहला मेरा फ्लक्स क्या निकल जाएगा? डी कितना दिया हुआ है? डी दिया हुआ है 2, डी दिया हुआ है 2, एस दिया हुआ नहीं है। कॉस थीटा पहला कितना दिया हुआ है? कॉस 60। तो फाई क्या आ जाएगा? 2 और कॉस 60 कितना होता है? हाफ। 2 और हाफ कट जाएगा, क्या बचेगा? एस, ठीक है? पहला केस से मेरा ये निकलेगा। सेकेंड केस 2 से मेरा क्या निकलेगा? केस 2 फाई क्या आएगा? डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है इस केस में मेरा? थीटा कितना है मेरा? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो थीटा मेरा 30 डिग्री, तो फाई क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा मेरा 2 एस कॉस 30। कॉस 30 कितना ऊपर मैंने लिखा है? √3/2। तो क्या आ जाएगा? √3 एस, ठीक है? दोनों केस में मेरा फ्लक्स निकल जाएगा। सिंस ये स्केलर क्वांटिटी है, तो फाई नेट क्या हो जाएगा? फाई वन प्लस फाई टू। किसी भी स्केलर क्वांटिटी का हम लोग क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट एडिटिव एडिटिव कर सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी इसमें लगता है, तो मेरा जो फ्लक्स है
तो कह सकते हैं उसको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर रहता तो हम लोग क्या करते हैं वेक्टर सम, या नॉर्मल सिंस ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग डायरेक्ट सम कर सकते हैं, मतलब 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा वेक्टर सम में ऐसा नहीं होता, वेक्टर सम में क्या होता है किसी डायरेक्शन में जा रहा है किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसमें एंगल का कंसिडरेशन आता है क्योंकि डायरेक्शन है उसमें। तो ये क्या होता है मेरा फाइनाइट एक्स हो जाएगा, मेरा कितना फाइनाइट हो जाएगा, पहला s प्लस √3s, तो टोटल फाइनाइट क्या आ जाएगा मेरा 1 + √3 इंटू एस। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में एस नहीं दिया ना, सपोज द सरफेस इज गिवन एज ये d sin थीटा d, ठीक है समझ में आ गया। अब चलते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपको आपको वेक्टर आना चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। वेक्टर का पता होना चाहिए, वेक्टर कैसे लगाते हैं, इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं, इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं जो मैंने बताया ds लेकर, और छोटा सा पार्ट लेकर हम लोग पूरा सरफेस का निकालना है तो उसका लोअर पार्ट और अपर पार्ट में क्या कर लेंगे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो मेरा क्या निकल जाता है पूरा पार्ट का मेरा निकल जाएगा सरफेस या फिर लाइन जो भी निकालना है, ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मेरा जो भी मेरा चार्ज है तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो कितने तरीके से होता है मेरा, पहला होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, जो हम लोग पढ़ा है E k Q/r²। ये क्या होता है हमारा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्योंकि चार्ज क्या होता है क्वांटाइज होता है, तो चार्ज का मल्टीपल क्या होता है, डिफरेंट चार्ज का मल्टीपल क्या होता है मेरा एक चार्ज निकलता है। तो कोई भी चार्ज अगर डिस्क्रीट फॉर्म में मौजूद है, मतलब Q1 Q2 Q3 और ये मेरा कोई सोर्स Q है, तो मतलब टोटल हम लोग किसी पॉइंट पर लेट सपोज Q1 ही मेरा सोर्स ले लेते हैं, ये पॉइंट हम ले लेते हैं, ये पॉइंट P ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन से हम लोग निकाल सकते हैं ना, ई नेट मेरा क्या निकल जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, समझ में आ रहा है। तो ये क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा k Q1/R1² प्लस k Q2/R2² प्लस k Q3/R3 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल जाएगा आपका ई नेट। मतलब समझ में आ रहा है, डिस्क्रीट चार्ज मतलब जितने चार्ज रहेगा आप किसी पॉइंट पर उस चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। मेन है हमारा क्या इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे कोई मेरा लाइन है, जो लाइन है सो क्या इसलिए मेरा समझ में पेन लाइन है, तो अभी तो ये फाइनाइट है, इसका हमको पता है कि ये कितने लेंथ का है, लेकिन ये यही पेन अगर मेरा किसी माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ प्लस इन्फिनिटी पर जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा इनफाइनाइट लाइन होगा। तो इस इनफाइनाइट लाइन पे मेरा चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद मेरा कोई सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, अभी तो ये फाइनाइट सरफेस आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर ये सरफेस इधर माइनस इन्फिनिटी पे जाए, इधर प्लस इन्फिनिटी पे जाए, इधर माइनस इन्फिनिटी पे जाए, ये प्लस इन्फिनिटी पे जाए, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सरफेस चार्ज हो जाएगा। तो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो लोग समझेंगे। फिर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये फाइनाइट हो गया तो इसके बारे में समझेंगे। कोई रिंग हो गया, कोई रिंग जैसे ये रिंग है, ये रिंग क्या मेरा फाइनाइट है, ये रिंग क्या है फाइनाइट है ना, तो इस पर कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। फिर कोई सरफेस ले लेंगे चार्ज, सरफेस चार्ज ले लेंगे, उस पर कैसे मेरा डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज वो हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। फिर कोई मेरा वॉल्यूम होंगे, जैसे मेरे यहाँ रूम है, रूम क्या है इसमें वॉल्यूम हो गया, तो ये वॉल्यूम पे कैसे चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा वो हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कंसंट्रेट कीजिए और इस पर कुछ क्वेश्चन बनाइए। जब ये आपका क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। So please don't forget to like, share and subscribe to my video channel so that I can make such videos to you. Please like करते रहिए मेरे वीडियो को। So thank you, आज के लिए इतना ही। Thank you very much.